Hey, Damodar, sit on the front here. Sit there, no? Damodar, sit. Ready? Everybody ready? So we'll start. Okay, thank you. नमस्कार सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको ताज कृष्णा से रश करना पड़ा। आज हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े नेता, हम सब लोग के नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी यहां उपस्थित हैं। एक्सक्यूज मी सर, माननीय दिग्विजय सिंह जी उपस्थित हैं। आप सब लोग को मालूम है कि वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार एमएलए, 2 बार लोकसभा एमपी, 2 बार राज्यसभा एमपी। लेकिन उसके अलावा दिग्विजय जी भारत यात्री भी रह चुके हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल राहुल जी के साथ वो चले। और अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो सब लोग कहते हैं कि ही इज द फास्टेस्ट वॉकर एनीवन हैज सीन, फास्टेस्ट। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के 4000 किलोमीटर करने से पहले आई वॉन्ट टू इंफॉर्म दिस ग्रुप, वो 3200 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा कर चुके थे उसी एक जस्ट बिफोर भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले 3200 किलोमीटर। जब हमारी बात सर से हो रही थी, जीरो खर्चा, ओनली लोकल पीपल, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी बाहर कभी आसमान के जो है पेड़ के नीचे सोना, कभी आसमान के नीचे सोना। ही डिड दिस फॉर 6 months, 6 महीने 10 दिन। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड देना। जब हम आईपीएस प्रोबेशनर थे, आई नो सर विल गेट एम्बैरेस्ड, बट हम गए थे एक रेस्टोरेंट निरोला, सब आईपीएस ऑफिसर थे वहां पर ट्रेनिंग में। लाइन में दिग्विजय जी खड़े थे, लाइन में बिल बनाते हुए निरोला रेस्टोरेंट में, व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ कैन यू इमेजिन कि आज के डेट में कोई सीएम, कोई मैकडोनल्ड, कोई पैराडाइज के सामने लाइन में खड़ा होकर बिल हमें कटवाने का कोई काम कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। I remember this. I shared. He told me. I've told him earlier also. I want to welcome him, thank him. We are very grateful to you, sir, for finding the time. Before we start, we'll just show you a small video. Then sir will address it. This is the talk today is on Congress. What the party has done for the what Congress party has done for India. What are our guarantees across in different states, and what do we propose to do in Telangana? That is the basic subject of the discussion. Just short movie. Yes.
of the people of Telangana. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sectors of our society. Honorable Digvijay ji. थैंक यू डॉक्टर अजय। आदरणीय साथियों, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ मुझे काम करने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया और मैं समझता हूं कि संगठन की दृष्टि से मेरे लिए वो कार्यकाल एक स्वर्ण अवसर था जब राजशेखर रेड्डी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास में नए कदम उठाए गए। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद का विकास ये राजशेखर रेड्डी जी के जो का विजन था, जो उनका सपना था हैदराबाद को मेगा सिटी बनाने का, वो तब सफल हुआ जब 5 जिलों के अंदर से उन्होंने लगभग 168 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड तैयार किया। और इसीलिए आज देश का जो बेंगलोर एक आईटी हब हुआ करता था, आईटी कैपिटल हुआ करता था, धीरे धीरे हैदराबाद अब आईटी कैपिटल बनता जा रहा है, क्योंकि बेंगलोर में कम्युनिकेशंस एक बड़ी समस्या है जो हैदराबाद में आउटर रिंग रोड के कारण नहीं है। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में लगभग 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में आया है और यह एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी यदि सरकार में आती है, जैसे कि पूरी संभावना है, राजशेखर रेड्डी जी का जो अर्बन विजन था उसी को आधार बनाकर हैदराबाद सिटी को उसी प्रकार से विस्तार किया जाएगा। प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रहेंगी और ये केवल देश का ही नहीं लेकिन ग्लोबल आईटी हब बने, ये हमारा प्रयास होगा। साथ में हमें ग्रीन हैदराबाद की भी हमारी कल्पना है, कैसे इसको पॉल्यूशन फ्री हम लोग रखें। साथियों, केसीआर साहब कुछ भी कहें, लेकिन तेलंगाना का राज्य का गठन का श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में। जब उन्होंने 2014 में तेलंगाना का बिल लाई, तब केसीआर साहब के पास तो केवल 2 सांसद थे। 2 सांसदों से तेलंगाना राज्य नहीं गठित हो सकता था, लेकिन ये डिटर्मिनेशन था सोनिया गांधी जी का, पॉलिटिकल कमिटमेंट था, जिसकी वजह से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। साथियों, मैं इतना कह सकता हूं कि इन पिछले 10 सालों में जो हमारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स थे, उन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उनको प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैडिंग की गई, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट में काफ़ी वृद्धि हुई और वो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक माध्यम बना। आज हमारी सरकार अगर बनती है तो जिसका कि सोनिया गांधी जी के वीडियो में आप देख रहे थे, महालक्ष्मी योजना, रायतू भरोसा, गृह ज्योति,
इंदिराम्मा इंदलू, युवा विकासम, चैतु, ये 6 गारंटीज हम लोग जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रायतु भरोसा के अंतर्गत ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को वो 5,000 रबी और 5,000 खरीफ में पर एकड़ दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अधिकांश किसान खेती नहीं करते हैं, वो अपना ठेके से टेनेंट फार्मर को खेती करने दे देते हैं। तो ये लाभ टेनेंट फार्मर को नहीं हो रहा है, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को फायदा हो रहा है। हम लोग जो हैं यही 10,000 बढ़ा के 12,000 करेंगे और कृषि मजदूर जिनको अभी कुछ पैसा नहीं मिल रहा था उनको 12,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा। इसी तरह से पैडी प्रोक्योरमेंट में भी 500 रुपये का हम लोग बोनस देंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के चुनाव में यदि हमारी सरकार बनती, जैसी पूरी संभावना है, क्योंकि लोगों में एक वोट फॉर चेंज का माहौल है, बदलाव का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है, और ऐसे हालात में हमें पूरा भरोसा है कि तेलंगाना की जनता अब ऊब गई है केसीआर साहब के जो भ्रष्टाचार है और केसीआर साहब का जो काम करने का तरीका है, जो परिवारवाद है, उसकी वजह से। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केसीआर साहब ने अपना जो एक ब्रांड था तेलंगाना का, राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उन्होंने वो ब्रांड भी खो दिया है। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मैं समझता हूं झटका होगा, इसका एक बहुत बड़ा उनको नुकसान होगा। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं आज कि हमारे इन योजनाओं का डिटेल आपको दिया जा चुका है। हमने मध्य प्रदेश में भी जो गारंटी दी है, 1500 अलाउंस महिलाओं को, एलपीजी सिलेंडर 500, फार्म लोन वेवर 2 लाख रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 यूनिट्स। इस तरह से हमने अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दी हैं और राजस्थान में भी दी है। राजस्थान में सबसे बड़ी योजना, प्रॉमिसिंग योजना और काफ़ी लोकप्रिय योजना रही है, गारंटी ऑफ 25 लाख रुपीस का तक की बीमारी का खर्चा राज्य सरकार राजस्थान उठाती है, तो उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कर्नाटक में भी लगभग 52,000 करोड़ का 5 पोल प्रॉमिसेस हम लोग करने जा रहे हैं। आज भारतीय संविधान दिवस भी है और भारतीय संविधान हमारे लिए एक वो संविधान है जिसने कि सबको बराबर का अवसर दिया, जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण के साथ साथ उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर भी दिया। हम आज इस बात का गर्व करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान ने हर गरीब को और हर किसान को जीने का, सम्मानजनक जीने का अवसर दिया। ये कल्पना थी महात्मा गांधी की कि हमें एक ऐसे व्यक्ति से भारतीय संविधान को लिखाने के लिए जिम्मेदारी देना चाहिए जिसने पारिवारिक रूप से गरीबी भोगी हो, शोषण, अत्याचार, अन्याय सहा हो, ऐसे व्यक्ति को ही हमें भारतीय संविधान लिखने का अवसर दिया जाए। और इससे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर से बेहतर व्यक्ति उस समय कोई हो नहीं सकता था। और हमें आज इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान आज विश्व में अपना अलग से स्थान रखता है। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से भारतीय संविधान और लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर कर रही है। अनेकों ऐसे केस हैं जहां वर्षों तक केस अदालत में रहते हैं और उनको चालान तक पुटअप नहीं होता है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है,
नरेंद्र मोदी जी के जितने भी फैसले हुए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी हो, जितने भी फैसले हुए हैं वे असफल रहे हैं। आज गरीब आदमी परेशान है। ये महंगाई के कारण पूरे देश में आज छोटा और मध्यम परिवार पूरे तरीके से महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि तेलंगाना में भी मिनी व्यापम की शिकायत हमें वहां मिली थी। लाखों हमारे बेरोजगार तैयारी करके फॉर्म भरे थे, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में घपला हुआ, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उसमें सामान्य छोटे लोग तो गिरफ्तार हुए, जो लोग मास्टरमाइंड थे वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में बेरोजगारी समस्या के साथ एक खिलवाड़ था, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। और सरकार यदि बनेगी तो बिल्कुल निष्पक्षता से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नियम बनाए जाएंगे, और हम वादा करते हैं किसी प्रकार का इसमें अनियमितता हम लोग नहीं आने देंगे। साथियों, आज हम लोग ऑल मिल्क डे भी आज है, जहाँ पर कि अमूल के माध्यम से जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आज इस देश में हुआ है, उसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जहाँ सहकारिता के माध्यम से उन्होंने दूध डेयरी को प्रोत्साहित किया था और आज इंटरनेशनल ब्रांड अमूल बन चुका है। हम 26/11/2008 को जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें जितने लोग आहत हुए थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो पुलिस के अफसर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर, आर्मी के अफसर जो शहीद हुए वो, और जो 175 सिविलियंस मारे गए, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जी, देखिए, बात यह है, भगवान राम सबके प्रिय है और राम मंदिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, कितना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में करती है, वो कानून उसे परमिशन नहीं देता है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग उसको संज्ञान में नहीं लेता है, क्योंकि कर्नाटक में आपने देखा था कि स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर आप बटन दबाइए। ये पूरे तरीके से इट वायलेट्स द इलेक्शन लॉज, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, and therefore I think this is not an issue as it stands today. देखिए, बात क्रेडिट की और डिस्क्रेडिट की नहीं है, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बयान ऐसा नहीं था। मैंने कहा था कि मंदिर निर्माण में सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 1,11,000 रुपए दिए मंदिर निर्माण में, तो इसलिए, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल या चुनाव का इशू नहीं है। जी, क्या करने के लिए? करीब निकट लाने के लिए। देखिए, ये बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोग, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर व्यक्ति को उसके आस्था के अनुसार अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसलिए मैं उन सभी पार्टियों का विरोध करता हूं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन लॉज के विपरीत है। थैंक यू। Thank you.
Where was the tough time? Where was the tough time? In fact, with, it is usually the meeting is called, the MLAs are called, they are consulted, and then a conscious decision taken. So that is taken. Now, as far as Madhya Pradesh is concerned, by and large, there is a consensus on the name of Mr. Kamal Nath. But yet the process of selecting the Chief Minister has to go through. Thank you. Amisha says Congress playing divisive politics. That's why You are absolutely mistaken. Congress has never played divisive politics. Congress believes Sarva Dharma Sambhav. We don't believe in divisive politics. 4% reservation for Muslims. Who? Education. That is the example for. That was on the basis of the backward class commission appointed by the government of Andhra Pradesh, on basis of which that decision was taken. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir.